जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की ये दूसरा वीडियो है ये, ठीक है। ये सीरीज जो चल रही है उसका ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो है, जो ये आप इनको कुछ कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ हैं जो उनके उनकी ये है कि आशंका है कि वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो उनको बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, तो वैसे प्रश्न ये सब लिए गए हैं इसमें, ठीक है। और उसके माध्यम से जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो जितना भी हो पाएगा, 10, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे कर लेंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो ये इसमें क्या है ना, जलकुंभी है। जलकुंभी ऐसा है कि जो पूरे सरोवर में या झील में किसी में भी अगर एक पौधा छोड़ दिया जाए, दो पौधा, तो वो बहुत कम समय में वो पूरे झील में भर जाएगी, ठीक है। ये अतिक्रमण करने में बहुत इसको महारत हासिल है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा गाँव वगैरह में जलकुंभी, ठीक है। वन के पेड़ों की छालों पर उगते हैं, तो उस पे क्या उगेंगे? उस पे लाइकेन्स उगते हैं, ठीक है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो उसमें क्या है, वो जो ये जलकुंभी ही है, वहाँ पे इतना हो गया कि वो नष्ट हो गई। नष्ट मतलब उसका वो खराब हो गया पूरा, जो पारिस्थितिकी तंत्र था वो खराब हो गया पूरा। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? मरुस्थल में जो उगते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स, ठीक है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, तो दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो देखिए, वैसे तो सभी कुछ न कुछ अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन अगर आप इसमें से बेस्ट चुनना हो तो वो है वर्षा, ठीक। वर्षा जो है वो उस स्थान की वनस्पति को निर्धारित करती है, ठीक है। पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? देखिए, जल ये जो होता है, जो बारिश होती है जैसे, तो जल भी पृथ्वी पर गिरता है तो कई कई प्रकार के जल होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो आप उसको, एक तो गुरुत्वीय जल होता है, ठीक है, जो सीधे जमीन में चला जाता है अंदर, ठीक है। एक आर्द्रता वाला जल होता है जो वायुमंडल में, हवा में बोलते हैं ना कि नमी बहुत है, तो वो होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से जल का उपयोग कर लेता है वो पौधा जो है, कौन से जल का उपयोग करता है। तो देखिए, केसिकत्व वाला जो जल होता है केसिका में, उसी का वो प्रयोग कर पाता है। जो जमीन के उसमें जैसे मिट्टी के कणों में बीच में फंसे होते हैं ना, उन्हीं जल का प्रयोग कर पाता है वो, बाकी जल का प्रयोग नहीं कर पाता। तो इसका जो आंसर है वो है बी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, तो ये मांसल होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा? घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होगा तो कैसा होगा वो? देखिए, पिरामिड जो है, जो ये पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के मतलब प्रकार इन द सेंस आप बोल सकते हो, जैसे एक तो सीधा बनता है, ठीक है, एक ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है। तो एक एक जनसंख्या संख्या के हिसाब से होता है, एक जैवभार के हिसाब से होता है, और एक ऊर्जा का होता है। तो ये तीन टाइप के हो गए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है संख्या के हिसाब से, तो संख्या के हिसाब से क्या होगा? वो सीधा ही बनेगा, क्योंकि घास घास जो है बहुत सारी होगी, ठीक है। तो घास देखते होंगे मैदान में आप, घास ही घास दिखाई देती है, तो उसका जो वो बनेगा सीधा बनेगा, ठीक है। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, ठीक है, ऐसे बनता है। ऐसा इसलिए कि जो सबसे नीचे वाली जो प्रजाति होती है, जब ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है तो वो उसमें अगले वाले चरण में जब ऊर्जा जाती है तो वो उसका 90% कंज्यूम हो जाता है, केवल 10% ही जाती है, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊपर की तरफ ही होता है हमेशा, और वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। ये जो 10% वाला जो ये नियम है, ये लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। ये भी याद रखना आप, कहीं हो सकता है इसमें मिलेगा आपको प्रश्न, लेकिन याद रखना आप। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है?
तो जो जीव भार है वो, अब देखिए जो नीचे जीव भार के हिसाब से अगर पूछा जाए तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। संख्या में जरूर ये कम होंगे लेकिन उनका भार अधिक होगा, जो तालाब में या पारिस्थितिकी समुद्र वगैरह में जो भी है, संख्या भले ज़्यादा हो सकती है लोग, लेकिन भार के हिसाब से तो ऊपर, अब कोई बड़ी मछली है तो उसका भार तो बहुत अधिक होगा, भले वो नीचे छोटे या कुछ भी हो, तो भार के हिसाब से देखा जाएगा तो वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये पूछा भी गया है, देखिए ये सब में साइड में लिखे गए हैं कब कहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। और जो प्रश्न कहीं नहीं पूछे भी गए हैं उनकी संभावनाएं अधिक हैं कि वो पूछे जा सकते हैं, तो उन पर अधिक ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, तो कई बार मतलब आप समझिए कि 10 to 15% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से रहते हैं। चलिए, घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा। आप देखो घास स्थलीय और वन पारितंत्र में, तो इसमें ऐसे ही होगा। ये किसका पूछ रहा है, ये जीव भार का, तो जीव भार में ये नीचे इसमें ऐसे ही होगा, ये देखिए सदैव ये ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि नीचे बहुत सारे जो घास और ये पेड़ वेड़ होते हैं, उस पे खाने वाले, वो उस पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो सब कम होते हैं, तो ये नीचे ऐसे ही बनेगा, सदैव सीधा बनेगा इसका, तो आंसर होगा बी। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, अभी मैंने बताया था ऊपर, एक दिशीय होता है, ऊर्जा सिर्फ ऐसे ही जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, अभी मैंने बताया था आपको 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे 100, मान लीजिए 100 यूनिट है ऊर्जा, ठीक है। अब ये अगर दूसरे संस्तर में जाएगी तो इसका 90% समझने के लिए समझिएगा, 90% इसका कंज्यूम हो जाएगा और मात्र 10% ही दूसरे लेयर में जा पाएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कितना ह्रास होता है, तो 90%, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने दी थी, तो ये चार्ल्स एल्टन महोदय ने थी। जो मैं पारिस्थितिकी स्तूप बताया मैंने आपको ना, ये एक ऐसे जीवभार वाला, ठीक है, एक जनसंख्या जैवभार एक हो गया संख्या वाला, और एक हो गया ये ऊर्जा का, तो ये परिकल्पना किसने दी है, ये चार्ल्स एल्टन महोदय ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूर्य प्रकाश में उगने वाले जो पादप होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो जो है आत्पोद्भिद बोलते हैं उनको, ठीक। अधिक वर्षा में उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन कैसे होंगे, जहाँ भारी वर्षा होगी वहाँ के वन कैसे होंगे, वो सदाबहारी होंगे, सदाहरित रहेंगे वो, ठीक है। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी, यानी कि गर्मी में भारी बारिश परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, तो ऐसे वन क्या कहे जाएंगे, ऐसे वन क्या है, ये वो घास वन है वो, ठीक है। इस प्रकार के वन घास वन कहे जाते हैं। वायुमंडली का वह क्षेत्र, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान, आंधी, ये सब, यानी कि वायुमंडली जो परिघटना है वो किस मंडल में होती है, तो आपको पता है, पढ़ा होगा, ये क्षोभ मंडल ही है, जिसमें ये क्लाइमेटिक जो परिघटनाएं होती हैं, वायुमंडलीय घटनाएं, ये सब इसी में घटित होती हैं, ठीक है, जितने भी हैं। चलिए, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स, ठीक है। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं, मृदा परिवर्धन का मतलब हुआ कि उसमें वृद्धि वो हो रही है ना, मृदा परिवर्तन, तो वो मृदा जनन कहलाता है, ठीक है। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, जो बड़े जलाशय होते हैं उनका अधिकतम ताप कहाँ होगा, तो ऊपर ही होगा उनका अधिकतम तापमान, तो ऊपरी स्तर में। दृष्टपर्णी वन क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, सॉरी दृढ़ पर्णी, तो दृढ़ पर्णी ऐसे होते हैं जिनमें शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में कम, तो वैसे वहाँ के पौधे जो है वो दृढ़ पर्णी हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वे मृदाएं जिनमें पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे सांद्रता होगी वो सुपोषी होगी, विलायक पोषक तत्व जहाँ पे होंगे। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं उनको, तो उनको क्या कहा जाता है, ह्यूमस, ठीक है। मृदा में उपस्थित जो अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है ह्यूमस, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है, तो आप जो मृदा का संस्तर होता है ऊपर से शुरुआत होती है, ओ, फिर ए, बी, सबसे नीचे ये लास्ट में होता है आर संस्तर, ठीक है, सबसे लास्ट में होता है। तो ओ संस्तर जो जो है वो ऊपर ही होता है, ठीक है, ऊपर।
पाया जाता है। तो उसी में ये सब जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा ओ संस्तर में। ठीक। उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृतिका का अनुपात क्या होता है? आदर्श अनुपात क्या है? तो ये क्या है ना, ये 50% बालू और 50% उसमें क्ले होती है। ठीक। सैंड और क्ले 50-50% याद रखिएगा। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किसमें चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है? तो देखिए अम्लीयता के बारे में पूछ रहा है, ये अम्लीयता के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, अम्लीयता को कम करना है तो डोलोमाइट और चूना पत्थर मिलाया जाता है। लेकिन वही अगर इसकी क्षारीयता की बात होती है तो उसमें जिप्सम के थ्रू क्षारीयता को कम किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणुओं में इनमें कौन से हैं जो नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं? तो वो कौन सा है? वो एजिटोबैक्टर। ठीक है। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? घास, घास को कौन खाएगा? हिरण, हिरण को कौन खाएगा? शेर, और शेर के ऊपर कौन जैसे जू वगैरह होती हैं वो पैरासाइट टाइप की, तो वो इसमें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। पारतंत्र का गतिक हृदय क्या होता है, क्या कहलाता है उसमें? तो जो पारतंत्र होता है, इको सिस्टम जो होता है, वो उसमें उसका गतिक हृदय क्या क्या कहते हैं उसको? देखिए उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज, या उत्पादक व खनिज, क्या होगा इसमें बताइए? तो इसमें आप देखिए उत्पादक और खनिज चक्र, ये इसके जो है दोनों के ये मतलब इसका गतिक हृदय होता है। ठीक। पारतंत्र में होता है, पारतंत्र में होती है, क्या होती है? अब इसमें देखिए ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। ठीक है, ऊर्जा का भी हानि होती है और खनिजों की भी हानि होती है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला है वो जीवधारी क्या होंगे उसमें खाद्य श्रृंखला के आधार पे? तो वो मांसाहारी ही होते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो आप देखिए इसमें से ये सामाजिक वानिकी से नहीं बिगड़ेगा, वनारोपण से भी नहीं बिगड़ेगा, वन महोत्सव मनाने से भी नहीं होगा। लकड़ी कर काटेंगे, पेड़ को काट के लकड़ी कर बनाएंगे, लकड़ी काटेंगे तो वो उससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पारिस्थितिकी बिगड़ेगा। ये 10% का नियम किसने दिया है? मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, लिंडमैन ने दिया है। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। ठीक है, जितनी विविधता होगी उतनी ही अधिक लंबी होगी। ठीक है। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? ये सूर्य का प्रकाश। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया, 2-3 बार पूछ चुके हैं इसको। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। तो जीवों की संख्या स्थिर होने को क्या बोलते हैं इसमें से? मतलब जब स्थिर हो गई मतलब क्या होगा वो? ठीक है, तो देखिए पारतंत्र में कालांतर में जीवों की जो संख्या होती है, संख्या स्थिर हो जाती है। तो जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? तो कारण इसमें सभी हैं, अपघटक, उत्पादक, परिणत, तो इसमें से सभी। ठीक है। किसी पारतंत्र में होते हैं, क्या होते हैं उसमें? देखिए उसमें क्या होते हैं? जैविक और अजैविक पदार्थ, बाकी सभी सब आ ही जाते हैं उसके अंदर, सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होगा? तो ये सभी कुछ हो जाएगा उसमें। ठीक है, मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा, ये सब आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो देखिए प्राकृतिक आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा जो है वो घास स्थल जो है ये प्राकृतिक है। बाकी देखो गेहूं का खेत भी लगाते हैं, आम का बाग भी लगाते हैं, एक्वेरियम घर में ही होता है। ठीक है। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, यहीं तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, 42 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, काफ़ी बढ़िया लगे होंगे आपको। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।